सो हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और ये सीरीज बन रही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। सिंपल जी। इससे पहले हमने ऑलरेडी ही 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नॉमिनल एंड रियल इनकम। अब ये नॉमिनल इनकम क्या होती है और रियल इनकम क्या होती है, इसके बारे में हमको इस चैप्टर में समझने को मिलेगा। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज और, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। ज्यादा प्राइस हम रखते नहीं, 150 से 200 के बीच में प्राइस होगा। हो सकता है अगर आप कांटेक्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाए, 180 160 में भी नोट्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो एक बार कांटेक्ट करके आप पक्का कोशिश करना। सिंपल जी। चलिए, और कोशिश करना कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, क्योंकि कॉल जल्दी से लगता नहीं है, तो कभी हम बिजी होते हैं, कभी आप बिजी मिलोगे तो बात नहीं हो पाएगी ठीक से। शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। और जो चैप्टर 3 है उसके अंदर बस केवल आपको 2 कंसेप्ट करने हैं। जैसे ही आपने 2 कंसेप्ट कर लिए वैसे ही आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है जीडीपी डिफ्लेटर का, और ये एग्जाम्स में पक्का पक्का आता है। लेकिन उसको करने से पहले छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, हम उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं साथ ही में। तो पहला कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ जीडीपी। अब आपको पता है जीडीपी क्या होती है? इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक साल के अंदर एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी पैसा कमाया जाता है उसको बोलते हैं हम जीडीपी। और ये सब बातें मैं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी अच्छे तरीके से। सिंपल। और होप करता हूं कि आपने देखी ली होगी वीडियो। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल तो कंसेप्ट ऑफ जीडीपी के अंदर हमको छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहली बात आती है सर्कुलर फ्लो। अब ये सर्कुलर फ्लो क्या होता है, वहीं से चालू करते हैं। सर्कुलर फ्लो मतलब होता है आय का चक्रीय प्रवाह, यानी जो पैसा होता है वो किस तरीके से घूमता है। हमको क्या देखना है कि पैसा जो है वो किस तरीके से घूमता है। अब आपको पता होगा पैसा जो होता है वो हाथों की मैल होता है, एक जगह किसी के पास टिकता नहीं। इस वजह से पैसा जो होता है नॉर्मली वो घूमता ही रहता है। एक जगह मैं किसी को 100 रुपए दूंगा तो ऐसा नहीं है कि वो रख के बैठा रहेगा, वो किसी और को पैसा देगा, वो कहीं और जाके खर्च करेगा, वो किसी और को देगा, वो किसी और को देगा, वापस घूम के पैसा मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसा ही पैसा घूमता है। अब वो कैसे घूमता है समझते हैं। सर्कुलर फ्लो में कोई भी देश आप देख लो, किसी भी तरह का देश देख लो, सबसे पहले दुनिया में हमेशा होता है प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन। सामान बनाया जाता है। जैसे कोई भी बिजनेसमैन है वो सबसे पहले सामान बनाएगा, चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें बनाएगा कोई भी बिजनेसमैन। जब वो सामान बनाएगा तो उसको धर के तो बैठेगा नहीं सामान को, उस सामान को बेचेगा, और जब बेचेगा तो उसको क्या मिलेगी? इनकम। और उसके पास जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी क्या मिलेगी? इनकम। उनको भी क्या मिलेगी? सैलरी। जैसे ही उनको पैसे मिल गए, क्या वो पैसे को जेब में रख के बैठे रहेंगे? नहीं भैया, पैसे को जेब में रख के नहीं बैठेंगे, वो भी खाने पीने पे खर्च करेंगे। यानी कि वो क्या करेंगे, जितनी भी इनकम उन्होंने कमाई है वो उसमें से क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर। क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर, यानी पैसे को खर्च करेंगे। और वो खर्च किस चीज पे करेंगे? चिप्स, बर्गर, पिज्जा और समोसा, टिक्की, पकौड़ा, इन सब पे खर्च करेंगे। और जब वो खर्च करेंगे किन चीजों पे? जो चीज का बिजनेसमैन ने क्या किया था? प्रोडक्शन। यानी पैसा वापस से घूम के किसके पास पहुंच जाएगा? जिसने वो सामान बनाया था, प्रोडक्शन किया था। यानी अगर देखा जाए तो जितने का प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में, उतने से ही इनकम जनरेट होती है, और उतने से ही देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है? एक्सपेंडिचर होता है। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी पैसा कैसे घूमता है। इस फेज को बोलते हैं फर्स्ट फेज, इसको बोलते हैं सेकंड फेज, और इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो का थर्ड फेज। जो फर्स्ट फेज होता है इसको हम जनरेशन फेज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे चीजों को जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है। इस फेज को हम अर्निंग फेज बोलते हैं। यहाँ पे चीजों को से पैसा कमाया जाता है, यानी कि अर्न किया जाता है। और उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? डिस्पोजन फेज। यहाँ पे चीजों को खराब किया जाता है, खत्म किया जाता है, यूज किया जाता है। डिस्पोजन फेज, जहां पे चीजों को हम यूज कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। सिंपल जी। ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इनकम इसी तरीके से घूमती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर देश में मैंने कोई चीज 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया, 1000 रुपए का बनाया, तो जब बेचूंगा तो मेरे को इनकम भी कितने मिलेगी? 1000 रुपए। सिंपल। और जब मेरे पास पैसे 1000 रुपए आ गए तो मैं खर्चा कितना कर सकता हूं? 1000 रुपए का ही खर्चा कर सकता हूं। यानी इससे क्या पता चलता है? प्रोडक्शन जितने का होता है उतने से इनकम बनती है, उतने से ही एक्सपेंडिचर होता है, फिर उतने से ही प्रोडक्शन होता है। यानी प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो सर्कुलर फ्लो हमको सिखाता है कि टोटल प्रोडक्शन हमेशा बराबर होता है टोटल इनकम के, और बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर के। इतना सिंपल। तो ये था एक कंसेप्ट जिसके अंदर हमने सीखा सर्कुलर फ्लो क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। अच्छा, अलग अलग देशों में सर्कुलर फ्लो भी अलग अलग होता है। जैसे देश जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं।
इकोनॉमी कितने तरह की होती है? 3 तरह की इकोनॉमी होती है। एक होती है 2 सेक्टर, एक होती है 3 सेक्टर इकोनॉमी और एक होती है 4 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर में बस 2 सेक्टर होते हैं। एक का नाम होता है हाउस होल्ड यानी परिवार, जो सामान खाने पीने का काम करता है। दूसरा होता है फर्म यानी कि बिजनेस, जो कि सामान बनाता है और उसको बेचता है। इन दोनों के बीच में ही ट्रेड कर रहे होते हैं। सिंपल। 3 सेक्टर में हाउस होल्ड और फर्म तो होते ही हैं, लेकिन साथ में तीसरा सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है। पहले जो देश हुआ करते थे वो 2 सेक्टर वाले हुआ करते थे, वहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता था। लेकिन अब 3 सेक्टर हो चुके हैं, वहां पे गवर्नमेंट भी आ चुकी है, यानी कि हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट एक दूसरे से लेन देन करते रहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। अब आ चुके हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है, इंडिया जैसी इकोनॉमी होती है, जहां पे हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट के साथ साथ ये ऐसे देश होते हैं जहां पे हम विदेशों से ट्रेड भी करते हैं, यानी कि यहां पे हम नेट एक्सपोर्ट भी करते हैं। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, यानी विदेशों से लेन देन करने का काम भी जिस देशों में होता है उसको बोलते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी। और क्योंकि यहां पे विदेशों से लेन देन कर रहे हैं तो इस तरह की इकोनॉमी को बोला जाता है ओपन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था। और क्योंकि यहां पे इकोनॉमी में विदेशों से लेन देन नहीं हो रहा, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। इतना सिंपल। तो ये था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक छोटा सा कंसेप्ट जो मेरे को समझाना था और मैंने समझा दिया। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम चालू करते हैं अगला पॉइंट जिसका नाम आता है गुड्स। सिंपल जी, बहुत अच्छी। तो शुरू करते हैं। अगला पॉइंट का नाम आता है क्या? गुड्स। गुड्स मतलब होता है वस्तुएं। अब दुनिया में वस्तु होती हैं बेसिकली 2 तरह की। पहली होती है कंज्यूमर गुड्स, वो गुड्स जिनको यूज कौन करता है, जिनका यूजर कौन होता है? कंज्यूमर। और क्यों यूज करता है? फॉर सेटिस्फैक्शन, ताकि उसको क्या मिल पाए? संतुष्टि। STISAT सेटिस्फैक्शन, FACTIO। ठीक है भाई, सिंपल। तो जिनका यूज करता है कंज्यूमर, किस चीज के लिए? सेटिस्फैक्शन के लिए, वो सारे गुड्स क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर गुड्स। दूसरे गुड्स होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर गुड्स कौन होते हैं? जिनका यूजर कौन होता है? कौन यूज करता है इसे? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर क्यों यूज करता है इन गुड्स को? किस चीज के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, ताकि वो क्या कमा पाए? प्रॉफिट कमा पाए, लाभ कमा पाए। इतना सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं। बात आती है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स बेसिकली 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। सबसे पहला आता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो लंबे समय तक चलते हैं, यानी ऐसे गुड्स जिनको हम लंबे समय तक 10-20 साल तक चला सकते हैं, उसे बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि क्या बोलते हैं? बेड हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। तो ये सब चीजें जो लंबे समय तक चल सकती हैं उन्हें क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल गुड्स। सिंपल जी। उसके बाद आता है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल मतलब वो लंबे समय तक टिक तो सकती हैं, लेकिन इतना लंबा भी नहीं टिकती जितने लंबे तक ये वाली टिकती हैं। यानी ऐसे गुड्स जो 1-2 साल तक चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, यानी ऐसी वस्तुएं जो 1-2 साल तक चले। जैसे ये कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं, एक सीजन के कपड़े होते हैं, जैसे अगला सीजन आता है मेरे को बदलने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं, नए लाने पड़ते हैं। तो ये क्या होते हैं? सीजनल गुड्स या फिर 1-2 साल तक चलने वाले। जैसे फोन, स्मार्टफोन 1-2 साल में खराब हो जाते हैं। सिंपल जी। उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल। ऐसे गुड्स जो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं होते, बिल्कुल ही नॉन ड्यूरेबल है। एक बार यूज करो और वो गुड्स क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं सिंगल। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बुरा मत मानना, मैं गुड्स की बात कर रहा हूं। इनको बोलते हैं सिंगल यूज गुड्स। ऐसे गुड्स जिनको एक बार यूज करो, यार बुरा मत माना करो यार, छोटी सी बात थी यार। हाँ, एक बार यूज करो और वो गुड्स खत्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल यूज गुड्स, एकल प्रयोग वस्तु। और ये जो गुड्स होते हैं इनके एग्जाम्पल क्या है? फिर बचपन में आपने फ्रूट नेम याद किए हैं? फ्रूट नेम वही लिख देना सारे के सारे। वेजिटेबल नेम, टमाटो, पोटैटो, एक बार यूज करो ये और वो खत्म हो जाएंगे। सिंपल ना, वही चीज। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है सर्विसेज। क्या आते हैं? सर्विसेज, सेवाएं। ये भी एक तरह के गुड्स हैं, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन तो देती हैं, मजा तो आता है यूज करने से, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। तो इसलिए इनको बोलते हैं इनटेंजिबल गुड्स। क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल, अदृश्य वस्तुएं, यानी कि इनटेंजिबल गुड्स। सिंपल। एग्जाम्पल के तौर पे लो जी एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि LIC की सर्विसेज है ना। LIC वाले जो आपको सर्विस देते हैं,
जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, है ना। चलो मजा आता है, लेकिन दिखाई नहीं देती ऐसी सर्विसेज। उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज, जो बैंक वाले आपको सर्विसेज देते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी वाले जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है जी। तो ये सब सर्विसेज होती हैं। ये सब क्या है? कंज्यूमर गुड्स। आगे चलते हैं, बात आती है प्रोड्यूसर गुड्स की। प्रोड्यूसर गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जिसको बिजनेसमैन यूज करते हैं। किस चीज के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है कैपिटल, दूसरे होते हैं नॉन कैपिटल। अब नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल मतलब वो गुड्स जिनमें कॉस्ट, लागत ज्यादा लगानी पड़ती है, ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, और इनकी लाइफ भी बेसिकली ज्यादा होती है, लंबे समय तक चलती है। अब खुद सोचो, बिजनेसमैन यूज करे वो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। ऐसे गुड्स ढूंढ के बताने जिनकी लाइफ भी ज्यादा हो, यानी वो लंबे समय तक चले और पैसा भी ज्यादा लगता हो। तो ऐसे एग्जांपल बनते हैं जैसे कि बिल्डिंग। बिजनेसमैन जो बिल्डिंग खरीदता है वो लंबे समय तक चलती है, कॉस्ट भी ज्यादा होती है, और बिजनेसमैन यूज कर रहा है तो वो प्रोड्यूसर गुड्स बन गई, कैपिटल गुड्स। और दूसरा मशीनरी, समझे जी। तो ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं? कैपिटल गुड्स। दूसरे होते हैं नॉन कैपिटल। नॉन कैपिटल नाम से ही पता चल रहा है, जिनकी कॉस्ट ज्यादा ना लगे, यानी ज्यादा पैसा ना लगाना पड़े जिसमें, और उनकी लाइफ भी क्या होती है? कम, यानी 1 साल से पहले ही वो चली जाती है छोड़ के। उसे क्या बोलते हैं? नॉन कैपिटल। जैसे कि रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में बिजनेसमैन को ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता जितना बिल्डिंग और मशीनों में लगाना पड़ता है, समझे। और इसकी जो लाइफ होती है वो भी छोटी होती है। बिजनेसमैन सामान लेके ही आता है ताकि उसे 1 साल से पहले ही बेच दे, समझे। तो इसलिए ये क्या बन गए? नॉन कैपिटल गुड्स। इतना समझ में गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। ये थे 2 तरह के गुड्स जो कि मैंने आपको समझाए। इसके अलावा 2 तरह के गुड्स और होते हैं, एक बार फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं फिर आगे। हाँ जी, तो शुरू करें। तो अब फिर से टॉपिक आता है कौन सा? गुड्स का। गुड्स कितने तरह के होते हैं जी? बताया था आपको, बेसिकली गुड्स होती हैं 2 तरह के। तो अब गुड्स होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। दूसरे गुड्स होते हैं फाइनल गुड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम वस्तु। तो वो गुड्स जो अभी प्रोडक्शन लाइन के अंदर हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जो गुड्स प्रोडक्शन लाइन के बाहर हो जाते हैं उसे बोलते हैं फाइनल गुड्स। कह रहा भैया समझ में नहीं आ रहा, जो भी आप समझा रहे हो पिछला वाला समझ में आ गया था मगर ये समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, समझाता हूं अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से समझो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई बिजनेसमैन है, ठीक है जी, और या फिर हाँ चलो बिजनेसमैन है, उसका मेन बिजनेस है कि वो चिप्स बना के बेचता है। क्या बना के बेचता है? चिप्स। अब चिप्स बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मेन आलू की जरूरत पड़ेगी। तो वो मार्केट से क्या लेके आया? आलू, पोटैटो। इसको हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। तो 500 रुपए के उसने आलू खरीद लिए। अब ऐसा तो नहीं आलू बेच देगा, उसको काटेगा, उसके अंदर मसाला वसाला डालेगा, तो उसका 500 रुपए का खर्चा और हो गया। यानी अब आलू की कॉस्ट हो चुकी है कितने रुपए? 1000 रुपए। अब ये क्या है? ये आधा माल बन चुका है, यानी आधा तैयार हो चुका है। यानी एक तरीके से चिप्स तो बन चुकी है लेकिन पूरी तैयार नहीं हुई, अभी आधी आधी है, काट के मसाला डाला है इसके अंदर, समझे जी। इसको बोलते हैं सेमी फिनिश्ड, आधा तैयार माल, सिंपल। उसके बाद इसकी इसने पैकिंग वैकिंग कर दी और अपने जितने भी शोरूम थे, अपनी जितनी भी दुकानें थी, छोटे छोटे रिटेलर थे, उन तक पहुंचा दिया। अब ये पहुंचाने का, वहां तक घरों के पास वाली दुकान तक पहुंचाने का खर्चा भी तो होता है ना भाई, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। तो 500 रुपए और मान लेते हैं, यानी अब कॉस्ट हो चुकी है कितने रुपए? 1500 रुपए। इसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। लेकिन अभी बेचे नहीं इसने, दुकानों तक ही है, सिंपल जी। और ये हो चुकी है पैकेजिंग और डिलीवरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है जी। वो खर्चा कर दिया इसने। अब क्या हुआ? अब कोई कस्टमर आता है तब, अब देखो अभी तक जितना भी सामान था वो उस पे हक किसका था? बिजनेसमैन का, क्योंकि वो सामान उसने बनाया था, उसने अपनी दुकान तक पहुंचा रखा था। अब वो चाहे तो खुद खा जाए, चाहे तो फेंक दे नाली में, चाहे तो बेच दे, इस पे कंट्रोल किसका है? बिजनेसमैन का ही कंट्रोल है, सिंपल। लेकिन अब देखो कोई कस्टमर आता है दुकान पे और उससे वो 20 रुपए देके एक पैकेट 20 रुपए का चिप्स का खरीद लेता है। अब क्योंकि उसने एक पैकेट चिप्स का खरीद लिया, तो फिर वो जो चिप्स की कंट्रोल है, क्या वो बिजनेसमैन के हाथ में रहेगा? नहीं। अब उसका मालिक कौन हो चुका है? वो कस्टमर, जो कस्टमर ने खरीदा। यानी वो अब दुकान से, बिजनेसमैन की पकड़ से, बिजनेसमैन के कंट्रोल से, बिजनेसमैन की पहुंच से वो बाहर निकल गया। वो चिप्स का पैकेट बिजनेसमैन की पकड़ से बाहर निकल गया, किसके पास पहुंच गया? कस्टमर के पास। इसलिए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोल्ड गुड्स। क्या बोलते हैं? सोल्ड गुड्स। जिसे किसने खरीदा?
बिजनेसमैन से कंज्यूमर ने खरीदा, कितने रुपए में, प्रॉफिट ऐड करके मान लेते 2000 में खरीदा। सिंपल। क्या ये जो कंज्यूमर है ये इसको दोबारा बेचेगा? नहीं। अगर ये दोबारा बेचता तो फिर ये कंज्यूमर कंज्यूमर कहलाता ही नहीं, ये भी तो बिजनेसमैन कहलाता, तो ये चिप्स होती अभी भी इसी ग्रुप्स के अंदर। अब क्योंकि ये कंज्यूमर है इसलिए ये खुद खाएगा, इसलिए इसको दोबारा बेच नहीं सकते। इसके क्या पहले और प्राइस बढ़ा सकता हूं इसको 2000 से क्या मैं क्या बोलता 2500 कर सकता हूं? नहीं। अगर मैं 2000 से इसको 2500 कर सकता तो ये मानता मैं कि ये जो खरीदा है चिप्स का पैकेट ये बिजनेसमैन ने खरीदा है, इसलिए मैं इसको यहां ही पे लेके आता। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? वो सारे गुड्स जो कंट्रोल करता है कौन? बिजनेसमैन, उसे इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। यानी कि इसका यूजर कौन होता है? इंटरमीडिएट गुड्स का यूजर कौन होता है? प्रोड्यूसर। और फाइनल जो गुड्स होते हैं उसको कौन यूज करता है? उसको कंज्यूमर। लेकिन साथ ही साथ में बिजनेसमैन भी यूज कर लेते हैं कई बार, वो भी घर पे जाके खाना नहीं खाएंगे क्या? वो भी खाएंगे। कई बार गवर्नमेंट भी यूज कर लेती है। तो सब यूज करते हैं किसको? फाइनल गुड्स को, क्योंकि उसको कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, किसी चीज को दोबारा बना के बेचने के लिए नहीं। अच्छा, इन दोनों में से इंटरमीडिएट गुड्स में से जो कि प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, अच्छा तो डेफिनेशन भी लिख लो। तो क्या डेफिनेशन? दीज आर those goods which is inside the production line। जो भी गुड्स प्रोडक्शन लाइन के अंदर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। और वहीं पे जो भी गुड्स प्रोडक्शन लाइन के आउटसाइड होंगे, बाहर होंगे, उसे क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स। सिंपल ना। जो भी मेरे कंट्रोल में, बिजनेसमैन के कंट्रोल में है वो इंटरमीडिएट, जो भी कंज्यूमर के कंट्रोल में चले गए वो क्या बन गए? फाइनल गुड्स। तो क्या इनका प्राइस बढ़ सकता है? हाँ जी, बिजनेसमैन ने खरीदे क्यों? आलू, प्याज, टमाटर, ये रॉ मटेरियल, ताकि प्राइस बढ़ा पाए, ताकि वैल्यू एडिशन कर पाए, वैल्यू बढ़ा पाए। लेकिन क्या यहाँ पे प्राइस बढ़ेंगे? नहीं जी, कंज्यूमर खरीदता है खाने के लिए, प्राइस बढ़ाने के लिए नहीं। तो यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं होता, यहाँ पे वैल्यू में चेंज नहीं होता। यहाँ पे वैल्यू घटती है, बढ़ती नहीं है। खाएंगे तो वैल्यू घटेगी ना भाई, खत्म हो जाएंगी चीजें तो वैल्यू कम। सिंपल जी। कोई डाउट्स? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात। इनसे प्रॉफिट मिलता है, इन गुड्स से सेटिस्फैक्शन मिलता है, मजा आता है। ठीक है जी। और इसीलिए जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं, आगे कंसेप्ट आएगा ना नेशनल इनकम, ये सब चीजें तो याद रखना, उसमें हमेशा कौन से गुड्स जोड़ेंगे? फाइनल गुड्स। तो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा? नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड्स को ही जोड़ते हैं, कभी भी नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते। नेशनल इनकम बोल दो या फिर डोमेस्टिक इनकम बोल दो, किसी में भी। डोमेस्टिक इनकम पे भी हमेशा किसको लेना होता है? फाइनल गुड्स को। कभी भी नेशनल इनकम मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते। वो कह रहा भैया अगर ले लिया तो इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय तो क्या होगा? कुछ नहीं, बस एक प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट करने लग जाओगे ना नेशनल इनकम के अंदर, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होगी कि एक ही प्रोडक्ट को जब हम नेशनल इनकम निकालने लग गए तो बार बार ऐड किया जा रहा है। जैसे कोई कंज्यूमर, वो कोई बिजनेसमैन था, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, आलू खरीदा, कितने में? 500 में। तो हमने वो ऐड कर दिया नेशनल इनकम में। अब वही आलू है, उसने बेच दिया आलू मसाला लगा के किसको? किसी दूसरे बंदे को जो कि काट के चिप्स बनाता है, समझे? तो उसने चिप्स बनाने वाले को बेचा, तो चिप्स वाला जो खरीदा है आलू 1000 रुपए में, तो फिर उसका भी हमने प्राइस ऐड कर दिया। आलू तो वही है, उसका भी प्राइस ऐड कर दिया 1000 रुपए। समझाओ, देखो समझो। मान लेते हैं एक फार्मर है ए, एक बिजनेसमैन है बी, एक कंज्यूमर है सी। फार्मर ने 0 रुपए लगाए, क्योंकि बीज 0 का आता है, 0 रुपए लगाए, और उसने गेहूं उगाया, वीट उगाया, कितने का? 100 रुपए का। 100 रुपए का बेचा किसको? इसको। यानी इसने कितने में परचेज किया? 100 रुपए में। और इसने कंज्यूमर को वीट से बिस्किट बना के कितने में बेचा? 200 रुपए में। यानी कंज्यूमर ने कितने में खरीदा? 200 में। क्या खरीदा? ये बिस्किट। समझ में? मैंने बोला है हमेशा आपको कौन से गुड्स के प्राइस लेके चलने हैं, देश में कितना पैसा कमाया गया, तो आपको बस खाली फाइनल गुड्स ले लेना। यानी देश की फाइनल मतलब देश की नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो तो कितनी आई? 200। वो कह रहे हैं भैया कैसे, मेरे को समझ नहीं आया। देखो मैं निकाल रहा हूं पूरे देश की इनकम, यानी हर बंदे ने कितना पैसा कमाया। एक तरीका और है हर बंदे ने कितना पैसा कमाया वो निकालने का। कैसे? देखो ध्यान से समझा रहा हूं। ए है, ए ने कितना पैसा कमाया? 0 रुपए लगाए थे, 100 रुपए में इसने गेहूं बेच दिया था बिजनेसमैन को, तो इसने कितना पैसा कमाया? ए ने कमाया जी 100 रुपए।
बी है, बी ने 100 रुपए में सामान खरीदा था, गेहूं खरीदा था और उसको बेच दिया कंज्यूमर को 200 रुपए में बिस्किट बना के, तो बी ने कितना पैसा कमाया? बी ने भी कमाई जी 100 रुपए। कंज्यूमर है, उसने 200 रुपए में खरीदा था और वो उसे खा गया, तो उसको प्रॉफिट तो हुआ नहीं, तो इसका पैसा तो नहीं जोड़ना। तो बस देश में कितना पैसा कमाया गया? देश में कमाया गया 200 रुपए। लेकिन वहीं पे अगर मैं बताऊं, अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स जोड़ने लग गए ना, देखो मेन नेशनल इनकम निकलती है ऐसे ही, निकालेंगे भी ऐसे ही, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स जोड़ने लग गए तो दिक्कत क्या होती है? जिन बच्चों को नहीं आता नेशनल इनकम निकालना, वो ये प्राइस के साथ साथ जो इसने कमाया है पैसा 100 रुपए, ये भी जोड़ देते हैं। यानी कि एक ही प्रोडक्ट के बार बार प्राइस ऐड होने की वजह से जो नेशनल इनकम होती है हमारी, वो गलत हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ना आप ऐसे करो ना आप ऐसे करो, आप सिंपल वे में करो। देश में जो लास्ट फाइनल इनकम आएगी, फाइनल गुड्स के प्राइस आएंगे, वही जोड़ देना, बस खाली आपका आंसर आ जाएगा क्या? नेशनल इनकम का। सिंपल। इसलिए नेशनल इनकम में हमेशा किसको जोड़ते हैं? फाइनल गुड्स को। कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइसेस को जोड़ा नहीं जाता। समझे? ये खत्म हो गया आपका यहाँ पे गुड्स वाला टॉपिक। अब टॉपिक चालू करते हैं, नाम आता है इन्वेस्टमेंट। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लेना, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। अब अपने टॉपिक का नाम आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो हर किसी को पता है, कोई भी इंसान होता है वो इनकम कमाता है, पैसा कमाता है, और उस पैसे के बस वो दो काम करता है, या तो वो पैसा खा जाता है या फिर पैसा बचा लेता है। अगर पैसा खाया तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन, उपभोग, कि उसने खा लिया। पैसा बचाया तो उसको क्या बोलते हैं? सेविंग, बचत। और हमने ये भी पढ़ा है कि सेविंग करना बुरी बात होती है, गंदी बात होती है, सेविंग नहीं करनी चाहिए। भैया क्यों नहीं करनी चाहिए सेविंग? क्योंकि जब सेविंग करते हैं ना, तो पैसा लोग छुपा के गड्ढे के नीचे दबा देते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो वो जो पैसा किसी बंदे की इनकम बनने वाली थी, वो किसी की इनकम नहीं बन पाती। इसलिए कहते हैं कि सेविंग करने से जो पैसा होता है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से बाहर चला जाता है। समझे? इसलिए देश में इनकम का जो फ्लो होता है वो कम डिस्टर्ब हो जाता है या फिर कम हो जाता है। इसलिए सेविंग करना क्या होता है? बुरी बात होती है। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, सेविंग करना गंदी बात होती है। इसकी वजह से आपके पापा मम्मी भी बेरोजगार हो सकते हैं। समझे? इसलिए सेविंग मत किया करो। समझे? यार भैया समझ में नहीं आया, पापा मम्मी कैसे अरे यार क्यों टाइम वेस्ट करना। चलो समझाता हूं। देखो सोचो, अब आपके पेपर आने वाले हैं। मैंने आपको बोला अगर नोट्स खरीदने हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। आपने सोचा क्या करेंगे नोट्स परचेज करके? एक काम करते हैं, छोड़ना हम खुद ही देख लेंगे, वैसे ही पास हो जाएंगे, नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आपने मेरे को पैसे देने की जगह, नोट्स खरीदने की जगह, आपने सोचा मैं सेविंग कर लेता हूं, पैसे बचा लेता हूं। आप खुद सोचो, जब सारी दुनिया ही ऐसे सोचने लग जाएगी कि नोट्स कोई खरीदे ही ना, क्या मेरे को अर्निंग मिल पाएगी? क्या मेरे को पैसे मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। अब मेरे को पैसे नहीं मिल पाएंगे तो फिर मेरी इनकम क्या हो जाएगी? कम। तो जो मकान मालिक है जिसको मेरे को किराया देना है, मैं क्या उसको किराया दे पाऊंगा? नहीं। मकान मालिक की भी इनकम क्या हो जाएगी? कम। मकान मालिक को जिसको पेमेंट करनी थी बिजनेसमैन को, क्या उसको पेमेंट कर पाएगा? नहीं। उसकी भी इनकम क्या हो जाएगी? कम। जिस बिजनेसमैन के पास आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, समझे? अब क्योंकि बिजनेसमैन की इनकम कम हो चुकी है, आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे उनके पास, अब उनकी इनकम कम हो चुकी है, तो वो क्या करेंगे? क्या वो अगली बार उतना सामान बनाएंगे जितना इस बार बनाया था? नहीं। वो भी सोचेंगे भाई मेरे पास कम पैसा है, प्रोडक्शन कम करूंगा, तो एक काम करता हूं मैं एम्प्लॉयज को निकालता हूं जॉब पे से। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोगों के पैसे बचाने की वजह से आपके पापा मम्मी भी क्या हो सकते हैं? बेरोजगार। दैट्स व्हाई आपको क्या करना चाहिए? जितना खर्चा हो सके खुला उतना खर्चा करो। समझे? जितने नोट्स आपका मन कर रहा है एक सब्जेक्ट का, आपका मन कर रहा है 2 सब्जेक्ट का, आप 10 सब्जेक्ट के नोट्स परचेज कर लो। समझे? पढ़ाई में भी आपकी तरक्की होगी, आप जल्दी अच्छे नंबर ले पाओगे, और ऊपर से देश की इनकम बढ़ेगी, आपके पापा मम्मी की सैलरी बढ़ेगी। सिंपल जी। तो इसलिए मतलब मजाक से हटके सेविंग करना बुरी बात होती है। सेविंग की जगह लोगों को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कैपिटल फॉर्म होती है। इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका पैसा होता है, कैपिटल होती है, वो बढ़ती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली कितने तरह की होती है? तो इन्वेस्टमेंट होती है जी 4 तरह की। इन्वेस्टमेंट कितने तरह की है? 4 तरह की। सबसे पहले होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है नेट इन्वेस्टमेंट। बाकी 2 बातें समझाता हूं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? सपोज करते हैं मैंने कोई एक गाड़ी खरीदी, कितनी खरीदी? 10 लाख रुपए की। 1 साल चलाया, अब गाड़ी की वैल्यू डाउन हो गई, यानी कि गाड़ी की वैल्यू कम हो गई है। अब गाड़ी की वैल्यू हो चुकी है 8 लाख रुपए, यानी कि मैंने जो गाड़ी खरीदी थी 1 साल पहले 10 लाख रुपए की थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू आज के टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी है? 8 लाख रुपए। यानी मेरे को 2 लाख का क्या हो चुका है? नुकसान हो चुका है।
सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का पक्का, बढ़िया। अब मेरे से कोई पूछे भैया आपकी गाड़ी कितने की है, गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू तो आज के टाइम पे 8 लाख रुपए है, लेकिन क्या मैं उसको 8 लाख बताता हूं? नहीं, मैं हर बार बोलता हूं मेरी गाड़ी कितने की है, 10 लाख, क्योंकि जब वो बंदा भी गाड़ी लेने जाएगा उसको कितने की पड़ेगी, 10 लाख की, लेकिन मेरी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 8 लाख रुपए। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वो दिखाती है एक्चुअल वैल्यू। क्या दिखाती है? एक्चुअल वैल्यू, किसी भी एसेट की एक्चुअल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, अच्छा सॉरी एक्चुअल वैल्यू। और जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है ये दिखाता है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू यानी गाड़ी की जो पुरानी वैल्यू थी वो क्या वैल्यू थी। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। 10 लाख रुपए कौन दिखाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। 8 लाख रुपए कौन दिखाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो ग्रॉस होता है, जो ग्रॉस होती है वो 10 लाख रुपए, नेट वाली होती है कितनी? 8 लाख रुपए। यानी अगर देखा जाए ये जो 2 लाख रुपए नुकसान था इसको क्या बोलते हैं? 2 लाख रुपए का नुकसान को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मैंने आपको पहले भी समझाया था पिछले चैप्टर्स के अंदर, डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट की वैल्यू गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं? नुकसान, और उस नुकसान को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो मैं गाड़ी उस टाइम पे भी टूट फूट रही थी, इस टाइम पे भी गाड़ी की वैल्यू कम होगी, उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो आगे चलते हैं, और इसी से फॉर्मूला भी बना था, शुरू करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि 10 लाख, ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 2 लाख रुपए, ये किसमें जुड़ा होता है? इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली। कितने रुपए से बड़ी है? 2 लाख रुपए से। और वो 2 लाख रुपए है क्या? डेप्रिसिएशन। यानी कि यहां पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, लेकिन यहां पे डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते। सिंपल जी। तो मैं समझा रहा हूं ग्रॉस। अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो कैसे निकलेगा? सिंपल सा है, इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट में ऐड करना है क्या? डेप्रिसिएशन। वहीं पे अगर आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगा? इन दोनों को घटा दो, यानी कि ग्रॉस में से आपको माइनस करना है क्या? डेप्रिसिएशन। सिंपल इतना। ये था 2 तरह की इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। अब चालू करते हैं 2 तरह की इन्वेस्टमेंट और, जिसका नाम है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट और होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इनमें डिफरेंस क्या है समझिए। इसको समझने से पहले एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है एसेट्स। एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है संपत्तियां। क्या होता है जी? संपत्तियां। पत्नियां नहीं कह रहा, संपत्तियां। संपत्तियां क्या बुरा जी हो रहे हैं? पत्नियां नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा हूं? संपत्तियां। एसेट्स क्या होता है? संपत्तियां। संपत्तियां मतलब वो चीज जो आपको पैसा कमा के देती है, उसे क्या बोलते हैं? संपत्ति। कह रहा भैया पत्नियां भी तो पैसा कमा के देती हैं। अरे मतलब पैसा वो भी कमाती है, लेकिन मैं संपत्तियों की बात कर रहा हूं, एसेट्स। जैसे कि मेरा कूलर, पंखा, या फिर मेरा स्मार्टफोन, मेरा ये बोर्ड, मेरे मार्कर, ये सब मेरे को पैसा कमा के दे रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? एसेट्स। संपत्तियां, कुर्सी, टेबल, पंखा, ये सब एसेट्स होती हैं जिनको मैं बेच के पैसा कमा सकता हूं, पैसा बचता हूं। घर, बिल्डिंग, ये सब पैसे वाली चीजें जिससे पैसा आता है, इसको एसेट्स बोलते हैं, संपत्तियां। या फिर दूसरी भाषा में समझो, वो चीजें जिनको देख के आपको खुशी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स। कह रहा भैया उनको देख के तो खुशी मिलती है, भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं किसको? संपत्तियों की। संपत्तियां मतलब होता है एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग जो आपको पैसा कमा के देती है, जिनको देखने से खुशी मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? एसेट्स। आगे चलें, ठीक। तो एसेट्स बेसिकली 2 तरह की होती हैं। पत्नियां बेसिकली मतलब संपत्तियां बेसिकली 2 तरह की होती हैं। एक होती है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब स्थिर संपत्तियां जो लंबे समय तक आपका साथ निभाती हैं, जिंदगी भर तक आपको छोड़ के नहीं जाएंगी। समझे जी? ये 10-20 साल तक चलती हैं ऐसी पत्नियां, मतलब ऐसी संपत्तियां। समझ? हाँ जी। एग्जाम्पल के तौर पे होता है जी बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या है? ये सब है फिक्स्ड एसेट। समझे? दूसरा, ऐसी एसेट जो आपको तुरंत ही झटके में ही छोड़ के चले जाएंगे। समझे जी? जैसे बिजली का झटका नहीं लगता, करंट लगता है, जैसी वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे। आपने चॉकलेट नहीं दी, जाओ जी मैं छोड़ देती हूँ। आपने फोन नहीं दिलाया, जाओ जी मैं छोड़ देती हूँ। आपने बात नहीं करी शाम को, जाओ जी छोड़ देती हूँ। मतलब आपने कोई काम नहीं किया तो फिर छोड़ देती हैं। यानी कि इनको बोलते हैं करंट एसेट। बिजली के झटके की तरह आपको छोड़ के चली जाती है, करंट एसेट। इसको बोलते हैं चालू संपत्तियां। ये संपत्तियां क्या होती हैं? चालू होती हैं, तुरंत छोड़ देती हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल। समझे? ऐसी संपत्तियां जो एक साल के अंदर आपको छोड़ के चली जाएंगी। जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, क्यों है बिजनेसमैन रॉ मटेरियल? ताकि उसको 1 साल के अंदर बेच पाऊं। समझे? तो वो रॉ मटेरियल क्या कहलाएगा? करंट एसेट।
सुनना है? बहुत अच्छा, शुरू करते हैं। तो अगर आप अब सोचिए, अगर आपको देश में या फिर अपनी इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करना है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कहां पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? फिक्स्ड एसेट पे या फिर करंट एसेट पे? उन संपत्तियों में जो लंबे समय तक आपका साथ निभाएंगी, या फिर उन संपत्तियों में जो तुरंत ही छोड़ के चली जाएंगी? वो कह रहा भैया उस यार सोच के बताओ यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अच्छा, फिक्स एसेट पे, चलो कोई बात समझो। अगर आप खर्चा करते हो फिक्स एसेट पे तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और खर्चा करते हो आप करंट एसेट पे तो उसको बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट पे जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, उसको क्या बोलते हैं? सेट निवेश, यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स एसेट। सिंपल। अच्छा, यहां पे सेम वही डेफिनेशन, बस यहां पे करंट एसेट लगा देना लास्ट में, फिक्स एसेट कीजिए। इट इज द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन करंट एसेट। यह चालू संपत्तियों पर किया गया कुल व्यय का जोड़ होता है, यह स्थिर संपत्तियों पर किया गया कुल व्यय का जोड़ होता है। बस स्थिर संपत्तियां और चालू संपत्ति दो फर्क है बस। चलो जी शुरू करते हैं, बात करते हैं मेरिट्स। अब सुनिए, बच्चे बोल रहे थे कि भैया इस पे खर्च करना ज्यादा अच्छा फायदेमंद है भाई, इस पे खर्चा करोगे तो ज्यादा फायदेमंद है। ना ना ना, सुनिए, अगर आपने बिल्डिंग मशीनरी पे खर्चा कर लिया और रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं, सामान खरीदा ही नहीं, आपने दुकान बड़ी कर ली लेकिन उसके अंदर सामान ही नहीं है, तो क्या दुकान चल जाएगी? आप प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हो। आपके पास बड़ी मशीन है तो आपकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी, प्रोडक्शन को संभालने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर कहीं पे बड़ा ऑर्डर आया तो आपकी इनकम, यानी फिर देश की इनकम भी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आपके पास सामान ही नहीं है, सैंपल ही नहीं रखे हैं, तो आप कैसे दे पाओगे किसी? कोई बंदा आया, भैया मेरे को बिल्डिंग नहीं खरीदनी, मेरे को कोई बड़ा सामान नहीं खरीदना, मेरे को छोटा सा ऑर्डर लेना है, बाद में बड़ा ऑर्डर दूंगा। अब छोटा ही नहीं दे पाओगे तो फिर कहां से कोई बड़ा ऑर्डर देगा? समझे जी? तो इसलिए आपका नाम खराब होगा, आपकी गुडविल, आपका पहचान खराब होगा। सिंपल जी। तो जो करंट एसेट होती है, इनसे आपका नाम बनता है, पहचान बनता है, गुडविल बनती है। समझे जी? आप अपने बिजनेस को मेंटेन कर पाते हो। मेंटेन करने में बिजनेस आसानी होती है, किससे? करंट इन्वेस्टमेंट से। इसलिए बिजनेसमैन को दोनों पे खर्चा करना चाहिए। अगर बिल्डिंग खरीद रहा है तो फिर उसको सामान भी खरीदना है, उसके अंदर रॉ मटेरियल, दुकान के अंदर सामान भी होना चाहिए। वो कहते हैं वरना एक बड़े चलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, बड़ी दुकान लेकिन फीके पकवान, यानी दुकान तो बड़ी हो गई है लेकिन पकवान क्या है? फीके हैं, उसमें स्वाद नहीं है। तो वैसी बात हो जाएगी। तो अगर आप बड़ी दुकान ले रहे हो तो स्वाद भी होना चाहिए खाने के अंदर, तो दोनों पे खर्चा करना है आपको। सिंपल जी। चलिए, अच्छा यहां पे क्योंकि हम एसेट्स के अंदर खर्चा कर रहे हैं, इसलिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का एक और नाम है। क्या नाम है? डेल्टा स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही एक्चुअल में क्या बोलते हैं? डेल्टा स्टॉक, यानी चेंज इन स्टॉक। और इसी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बताया था क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, याद है? जब प्रोडक्शन मेथड करवाया था तब यही फॉर्मूला सिखाया था। सिंपल जी। तो यहां पे खत्म होता है इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक। इसके बाद अब छोटे छोटे टॉपिक हैं फिलहाल, वो भी खत्म कर लेते हैं। नाम आता है ऑब्सोलेंस। ठीक है जी। चलिए, एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। अब टॉपिक का नाम आता है ऑब्सोलेंस। अब ये ऑब्सोलेंस क्या बना है? ऑब्सोलेंस का मतलब होता है लॉस। तो ये जो ऑब्सोलेंस होते हैं, बेसिकली लॉस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि एक्सपेक्टेड लॉस। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड लॉस। तो एक्सपेक्टेड लॉस मतलब, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब वो लॉस जिसके बारे में आप पहले से जानते थे कि आपको लॉस हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड लॉस। एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी। आपको पता है टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज हो रही है। अगर आपने टेक्नोलॉजी चेंज के साथ साथ अपने काम को भी चेंज नहीं किया, जैसे पहले ट्यूशन सेंटर चलते थे ऑफलाइन, अगर हम उसको चेंज करके ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर ना लाते तो फिर हम भी भाई बंद हो जाते, हमको लॉस होता। तो हमको पता था टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इस वजह से हमको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने चेंज नहीं किया उसके साथ तो आपको लॉस हो जाएगा, और ये लॉस आपको पहले से ही पता है हो सकता है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लॉस। दूसरा, चेंज इन डिमांड।
आपको पता है डिमांड भी क्या होती है, बार बार चेंज होती रहती है, इसलिए डिमांड के साथ अगर आपने नहीं बदला अपने आप को तो आपको लॉस होगा। उस लॉस को क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड, यानी एक्सपेक्टेड लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मेरे दादाजी हैं, वो पहले दुकान लगाते थे, वो धोती कुर्ता बेचते थे, लेकिन आज के टाइम पे जब मेरे पापा ने वो दुकान संभाली, वो कह रहे हैं मैं भी आज के टाइम पे धोती कुर्ता बेचूंगा। पहले के जमाने के लोग पहनते थे धोती कुर्ता, लेकिन आज के टाइम पे उतने लोग पहनते नहीं है, इस वजह से दुकान की जो सेल्स है वो क्या हुई, डाउन, उनको क्या हो रहा है, लॉस। और वो जो लॉस हो रहा है वो उनको पहले ही पता था, इस तरह के लॉस को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस, क्योंकि हमको पता है डिमांड है वो कभी भी चेंज होती है। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या हम इस लॉसेस से बच सकते थे, हाँ जी बच सकते थे। कैसे, अगर हम कोई रिजर्व बना लेते, समझे, तो उस लॉसेस से क्या करा जा सकता था, बचा जा सकता था, समझे। अनएक्सपेक्टेड लॉस, ऐसे लॉस जिसके बारे में हमने एक्सपेक्ट ना किया हो, यानी कभी भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, क्या उसके बारे में कोई एक्सपेक्ट करता है, नहीं, तो क्या इस लॉसेस से बच सकते हैं, नहीं जी, इन लॉसेस से नहीं बच सकते। इनके लिए बस खाली हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लॉसेस को कम कर सकें, लेकिन इस लॉसेस से बचा नहीं जा सकता। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की पक्की बात, बहुत अच्छी। ये दो तरह के लॉस होते हैं। इन लॉसेस में एग्जांपल आता है डेप्रिसिएशन का, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस होता है, हमको पता है कि इसकी वैल्यू गिरेगी धीरे धीरे। ये होते हैं एबनॉर्मल लॉसेस, ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, लेकिन इनको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है जी, कोई अर्थक्वेक की वजह से कोई नुकसान हो गया, दुकान टूट गई उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया, तो ये सब होते हैं क्या, एबनॉर्मल लॉसेस। कोई डाउट समझ में? ये था आपका एक ऑब्जर्वेंस का छोटा सा टॉपिक, लॉसेस के बारे में एक छोटा सा टॉपिक। इन लॉसेस से बच नहीं सकते, इन लॉसेस से बच सकते हैं, ये बस एक छोटा सा कंसेप्ट था। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट का नाम आता है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसलिए अगर आप ध्यान से पढ़ लो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो लिमिटेशन ऑफ जीडीपी ध्यान से सुन लेना। हाँ जी, शुरू करते हैं। बात आती है अब लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। अब ये टॉपिक क्या है, जब भी आप न्यूज देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, हर बार न्यूज में दिखा रहे हैं मोदी जी के इस कार्य की वजह से देश की जीडीपी इतनी बढ़ गई, मोदी जी के इस कार्य की वजह से देश की जीडीपी इतनी घट गई, यानी जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है। हर कोई जब एक देश को, एक कंट्री को दूसरे देश के साथ कंपेयर करना चाहता है, कंपैरिजन करना चाहता है, तो वो एक मेजर का यूज करता है, मींस का यूज करता है। उसके मींस के लिए कौन यूज होते हैं, जीडीपी, समझे। यही एक देश के कंपैरिजन के लिए दूसरे देश को जब आप यूज करते हो, या फिर दो देशों को जब आप कंपैरिजन करते हो, उस लिए कंपैरिजन करने के लिए जो टूल का इस्तेमाल करते हो वो क्या होता है आपके लिए, जीडीपी। जीडीपी ही है जिसकी वजह से आप एक दूसरे देश को कंपेयर कर पाते हो, सिंपल। लेकिन क्या जीडीपी एक अच्छा वेलफेयर है, क्या जीडीपी एक अच्छा तरीका है, क्या जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर है वेलफेयर नापने के लिए, वेलफेयर नापने के लिए? क्या जीडीपी बता सकता है कि देश अच्छा तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या हम दो देशों को कंपेयर करके, दो देशों की जीडीपी को कंपेयर करके ये बता सकते हैं सच में कि ये वाला देश ज्यादा तरक्की कर रहा है और ये वाला देश कम तरक्की कर रहा है? समझते हैं, हर बार जीडीपी का बढ़ना एक अच्छा वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होता। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट लिमिटेशन जीडीपी का, सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सटर्नलिटीज। अब ये एक्सटर्नलिटीज क्या होता है जी? एक्सटर्नलिटीज कुछ नहीं होता, एक्टिविटीज ही होता है। मैंने बस वो एक्टिविटी नहीं लिखा, क्या लिखा है, एक्सटर्नलिटीज। जैसे एक्टिविटी, काम करना, कोई भी क्रिया करना, दो तरह की होती है, एक बैड काम होते हैं, एक अच्छे काम होते हैं, एक गुड हैबिट, एक बैड हैबिट। गुड एक्टिविटी, बैड एक्टिविटी होती है ना। गुड एक्टिविटी कौन सी होती है, जिसके बदले में आपको प्राइज मिलता है। बैड एक्टिविटी जिसके बदले में आपको पनिशमेंट मिलती है, डंडे मिलते हैं। बस थोड़ा सा फर्क है एक्टिविटी और एक्सटर्नलिटीज में। यहां पे भी काम किया जाता है, कुछ गुड काम है, कुछ अच्छे काम है, कुछ बुरे काम है। अच्छे काम जो होते हैं ना उनके बदले में आपको प्राइज मिलता, और ना ही बुरे कामों के बदले में आपको पनिशमेंट मिलता। जब आपको प्राइज और पनिशमेंट दिए बिना आपसे काम करवाया जाए, उस काम को बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। एक्टिविटी मतलब होता है कुछ काम करूंगा तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। एक्सटर्नलिटीज मतलब होता है कोई काम करूंगा तो उसके बदले में मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, कुछ मेरे को पनिशमेंट या फिर प्राइज नहीं मिलने वाला, समझे जी। और ऐसे पॉइंट आते हैं किसमें, लिमिटेशन में। जैसे समझाता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे एक फार्मर है, किसान, वो खेती करता है, अनाज उगाता है, उसको बेचता है, तो देश की जीडीपी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन जो उसने धान उगाई थी, थोड़े खरपतवार बच गए थे तो उसने उसको जला दिया।
अब क्योंकि उसने उसको जला दिया तो उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, जिससे इकोनॉमी की वेलफेयर क्या हो रही है, घट रही है। तो आपको समझ में आ रहा है। अगर हम दो देशों को कंपेयर कर रहे हैं जीडीपी के हिसाब से, मान लो एक देश में किसान है, दूसरे देश में भी किसान है। एक देश का जो किसान है उसको फसल उगाता है और फसल काटने के बाद उस फसल को बाकी बची हुई को जला देता है, तो उसने पैसा कमाया। पैसा इसने भी कमाया लेकिन इसने जलाया नहीं, उसने काट के गाय भैंसों को खिला दिया, समझे। इसने भी पैसा कमाया, इसने भी पैसा कमाया, हो सकता है ये ज्यादा पैसा कमाए, तो इसने ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन क्या इसके देश को बोलेंगे कि ये देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि इसने फसल को जला दिया। फसल जला दी तो पॉल्यूशन फैल गया, पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। जबकि ये वाला देश बेसिक से थोड़ा कम पैसा कमाया होगा, लेकिन इसने उस फसल को जलाया नहीं, गायों को खिलाया, गायों को वेलफेयर को मिला। उनके जो गाय थे वो अच्छे क्या बोलते हैं बन पाए, वो ट्रैक्टर की जगह यूज कर पा रहे, किसका, गायों का यूज कर पा रहे प्रोडक्शन करने के लिए, समझे जी। तो हमको पेट्रोल भी नहीं जलाना पड़ रहा, समझे, इन देश वालों को ये पेट्रोल पे जला सारा काम कर रहे हैं। तो इसलिए हर बार जीडीपी बढ़ना मतलब ऐसा नहीं होता कि आपका देश तरक्की कर रहा है, कई बार वेलफेयर को भी देखना होता है। कई बार होता है जीडीपी बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ रही, जैसे अल्कोहल बिजनेस। जो बिजनेस होते हैं जहां पे दारू सिगरेट ये सब चीजें बेची जाती हैं, उनसे क्या होता है, देश की जीडीपी बढ़ जाती है, लेकिन क्या वेलफेयर बढ़ता है, लोगों को वेलफेयर मिलता है उससे, नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जीडीपी जो है ना वो हर बार एक अच्छा इंडिकेटर वेलफेयर का नहीं होती। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट एक्सटर्नली, इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बिना पैसों के, मनी, मॉनेटरी मतलब मनी, बिना मनी के एक्सचेंज करना, बिना पैसों के एक्सचेंज करना। याद है पुराने जमाने में चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, एक सामान दोगे तभी दूसरा सामान मिलेगा, समझे जी। वहां पे भी तो लोग लेन देन करते थे। आज के टाइम पे देखो, हमने कोई सामान बेचा, कोई सामान खरीदा तो देश की जीडीपी बढ़ा दी, देश में पैसा कमाया दोनों ने, चलो। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मेरा मान लो ये स्मार्टफोन पसंद आ रहा है, आपने बोला भैया स्मार्टफोन दे दो, मैंने बोला ठीक है। और मेरे को कोई आपकी क्या मान लेते हैं बाइक वाइक पसंद आ रही है, मैंने बोला ठीक कोई बात नहीं, आप अपनी बाइक मेरे को दे दो, आपने बोला ठीक है। तो मैंने अपना 50-60 हजार रुपए का स्मार्टफोन आपको दे दिया, आपने आप कोई हीरो होंडा या स्प्लेंडर जैसी बाइक आपने मेरे को दे दी, तो मेरे को जो चाहिए था मेरे को मिल गया, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल गया, मेरे को भी सेटिस्फेक्शन मिल गया। क्या लेकिन आपको पैसा मिला, क्या मेरे को पैसा मिला, नहीं ना। क्या यहाँ पे देश की जीडीपी बढ़ पाई, नहीं। तो यहाँ पे देश की जीडीपी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन वेलफेयर आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, ठीक है जी, वेलफेयर। तो यहाँ पे वेलफेयर बढ़ रहा है, समझे जी। तो ऐसे भी ट्रांजेक्शन हैं जहां पे वेलफेयर तो बढ़ता है लेकिन देश की जीडीपी नहीं बढ़ पाती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं देश की जो जीडीपी है वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं मानी जाएगी। किस चीज के लिए, वेलफेयर नापने के लिए। किसी देश की तरक्की नापनी हो तो हर बार जीडीपी एक अच्छा काम, अच्छा रोल अदा नहीं करती। इतना सिंपल, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे चले, इसके अलावा भी और पॉइंट है, जैसे कि चलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो दोनों ही लगभग सेम पॉइंट है। हमारे देश में कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी यानी जीडीपी इस तरीके से बांटी गई है कि जीडीपी का 80% जो हिस्सा है वो किसके पास है, अमीरों के पास। अमीरों की इनकम क्या है, ज्यादा। और जीडीपी का जो बाकी का 20% हिस्सा है वो किसके पास है, गरीबों के पास, पुअर के पास। उन लोगों की इनकम क्या है, कम। तो जो अमीर लोग हैं वो काम भी किसके लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए। तो वो पैसा कमाने के लिए काम करेंगे, लेकिन क्या गरीबों के लिए कोई काम करेंगे, कि गरीबों के वेलफेयर के लिए कोई काम करेंगे, नहीं। इससे देश की जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। तो सीधी बात यह है कि जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है कि आप वेलफेयर नाप सको उससे, सिंपल जी। तो यहां पे खत्म होता है आपका लिमिटेशन ऑफ जीडीपी नाप से। अब ये बेसिक से छोटे छोटे कंसेप्ट थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब चालू करते हैं अपना सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम आता है जीडीपी डिफ्लेटर। और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में फिक्स है, उसमें से आएगा ही आएगा। और मैंने जब बताया था कि 10 फॉर्मुले हैं, 10 फॉर्मुले करवाऊंगा, 10 में से मैंने 9 करवाए थे, एक रह गया था, और वो मैं यहीं पे करवाने वाला हूं, सिंपल जी। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। अपना लास्ट टॉपिक आता है जीडीपी डिफ्लेटर। अभी जीडीपी डिफ्लेटर है क्या भला, उसके बारे में समझते हैं। बचपन में आपने एक टॉपिक समझा होगा जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स, कीमत सूचकांक।
प्राइस इंडेक्स कुछ नहीं है या फिर जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं है, इन दोनों सेम ही बात होती है। जीडीपी डिफ्लेटर को ही प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर? तो आप बोलना इट इज ए टूल। ये क्या है? एक टूल है। किस चीज का टूल? एक ऐसा टूल जिसकी वजह से हम इकोनॉमी में महंगाई और मंदी को मेजर करते हैं, नापते हैं, उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स। इट इज ए टूल ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। एक ऐसा टूल जिसकी हेल्प से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेजर कर सकते हैं, उस टूल को क्या बोलेंगे? जीडीपी डिफ्लेटर। सिंपल इतना। चलिए, अब प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए आपने फॉर्मूले सीखे होंगे बचपन में। एक होता थे लेस्पियसर। लेस्पियसर का फॉर्मूला होता था सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल जी। वही फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का जो आप बचपन में सीखते थे। अच्छा, ये ऊपर है क्या चीज बताता हूं अभी। ये फॉर्मूला है बस प्राइस इंडेक्स का, ठीक है जी, जो बचपन में आपने सीखा हुआ 11वीं क्लास में स्टैटिक्स की बुक में होता था। आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, अगर मैं बताऊं आपको, वो काम का भी नहीं है, मेन काम ये है जो मैं करवा रहा हूं। सिंपल जी। तो शुरू करते हैं। अब डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? डिफ्लेटर का फॉर्मूला जीडीपी डिफ्लेटर कहता है कि इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई में 100। ये फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का। अब आपको यही समझना है बस खाली कि ये नॉमिनल जीडीपी या फिर नॉमिनल इनकम और या फिर रियल इनकम होता क्या है। तो अब समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी, अच्छा जीडीपी की जगह आप इनकम भी लिख सकते हो, सेम बात। और यहां पे रियल जीडीपी या फिर इनकम। अब ये है क्या वाला? सुनिए, रियल इनकम। रियल इनकम वो इनकम होती है जो कि आपने पुराने सालों के बेसिस पे निकाली है, यानी जहां पे आपने पुराने साल का यूज किया है, पुराने साल के प्राइसेस का यूज किया है, उसको बोलते हैं रियल इनकम। और नॉमिनल इनकम वो इनकम होती है जो करंट ईयर की बेसिस पे निकाली जाती है या फिर इस साल की जो जीडीपी निकाली जाएगी उसको बोलते हैं क्या? नॉमिनल इनकम। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब एक देश की बाउंड्री में कमाया गया पैसा। मान लेते हैं पूरे देश के अंदर मैं अकेला रह रहा हूं और मैं कितने पैसे कमाता हूं ये कैलकुलेट करके आपको बताना है, ठीक है जी। तो मान लेते हैं मैं अकेला रहता हूं देश के अंदर और मैं पिज्जा बेचता हूं विदेश वालों को। तो मैंने विदेश वाले हमारे देश में आए, मैंने उनको पिज्जा बेचना चालू किया। मेरे जो पिज्जा मैं बेचता हूं उसका प्राइस है 100 रुपए। मैंने उसकी 10 क्वांटिटी बेची तो मैंने कितना पैसा कमाया? 100 रुपए का एक पिज्जा है, मैंने 10 क्वांटिटी बेची है तो मैंने कितना पैसा कमाया? वो कह रहे भैया 1000 रुपए कमाया आपने। 1000 रुपए मेरी इनकम है, तो यही तो देश की जीडीपी कहलाएगी, है ना जी। और आपने कैसे निकाला ये? बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। यानी देश की जीडीपी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? देश की जीडीपी निकालने के लिए भैया हम प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? क्वांटिटी से। तो आपने इस साल के प्राइस को इस साल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, है ना, बढ़िया। तो वैसे ही देश की जीडीपी निकालनी है अगर पुराने साल की, पिछले साल की, तो कैसे करूंगा? तो मेरे को कुछ नहीं करना, पुराने साल के प्राइस को यानी P0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पुराने साल की क्वांटिटी से Q0 से, समझे। लेकिन यहां पे तो मेरी अकेले की इनकम थी इसलिए मैंने टोटल निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। लेकिन देश के अंदर तो बहुत ही करोड़ों लोग रहते हैं, तो आपको सबकी इनकम का क्या करना पड़ेगा? टोटल, यानी सबकी ऐसे इनकम निकालना और उसका फिर क्या कर देना? टोटल। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? रियल जीडीपी का, सिग्मा P0 Q0। वहीं पे अगर आपको इस साल की जीडीपी निकालनी है कि इस साल की जीडीपी क्या होगी, तो आप पुराने साल के प्राइस थोड़ी ना निकाल पाओगे। मान लेते हैं इस साल प्राइस बढ़ के 200 रुपए हो गए, तो क्या मेरी इनकम भी क्या 1000 ही रुपए रहेगी? नहीं जी भैया, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, 1000 से कितनी हो जाएगी? 2000 रुपए। कैसे नहीं हुई? क्योंकि आपने पुराने मतलब इस साल के प्राइस को पुरानी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी नॉमिनल जीडीपी निकालते समय आपको इस साल के प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है पुरानी क्वांटिटी से। तो कह रहे भैया पुरानी क्वांटिटी क्यों ले रहे हैं? जब नया प्राइस ले रहे हैं तो क्वांटिटी भी नया लो। देखो बेसिकली होना तो यही चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी निकालते समय इस साल का प्राइस तो इसी साल की क्वांटिटी ले लेनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमको कंपैरिजन करना है इसका और इसका, इसलिए एक वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए कि मैं 10 क्वांटिटी बेच के कितना पैसा कमा पा रहा हूं, यहां पे 10 क्वांटिटी बेच के कितना पैसा कमा पा रहा हूं।
दैट्स वाई हम जो क्वांटिटी है इसको क्या लेके चलेंगे, सेम, कि इतना सामान बेच के इसने इतना पैसा कमाया, इतना सामान बेच के इसने इतना पैसा कमाया, तो देखेंगे कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है, समझे। इसलिए क्वांटिटी को हम क्या रखते हैं, सेम। आगे चलते हैं। तो यहां पे एक बंदा थोड़ी ना सामान बेच रहा है, यहां पे बहुत सारे सामान बेचेंगे। तो पूरे देश की अगर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो बस सम करना पड़ेगा। तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला बन गया सिग्मा P1 Q0 और रियल जीडीपी का फॉर्मूला बन गया सिग्मा Q0 P0। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जो करंट ईयर पे निकाली जाती है, करंट ईयर पे निकाली जाती है, इस साल के हिसाब से निकाली जाती है। यहां पे प्राइस कौन सा लिया जाता है, यहां पे करंट प्राइस लिया जाता है। यहां ये निकाली जाती है बेस ईयर पे, यानी पुराने सालों पे, बेस ईयर से, और ये निकाली जाती है बेस ईयर के पुराने सालों के प्राइसेस के बेसिस पे। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आप देखोगे ज्यादातर गवर्नमेंट जब भी चेंज करना चाहती है, देश में महंगाई दिखाना चाहती है या फिर देश को दिखाना चाहती है हमारा देश तरक्की कर रहा है, ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो क्या कर देती है, वो प्राइस को बढ़ा देती है, इसके ऊपर लगा देगी टैक्स। मान लो 100 रुपया टैक्स लगा दिया तो 200 की चीज आती है कितने की, 300 की। तो यहाँ पे देश की इनकम कितनी आ जाती है, 3000। यानी जैसी प्राइस बढ़े वैसी देश की जीडीपी की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, समझे। देश की जीडीपी को बढ़ा सकती है, कौन बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट, क्या लगा के, टैक्स लगा के। इसलिए देश को अगर तरक्की दिखानी है या फिर जीडीपी के हिसाब से कंपैरिजन करना है तो ज्यादा बेटर कौन होता है, नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि करंट प्राइस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। यानी कि ये बेटर होती है, अच्छी होती है, किसके लिए, जीडीपी के कंपैरिजन के लिए। अगर किसी देश के साथ कंपैरिजन करना हो जीडीपी का तो ज्यादा बेटर कौन सी जीडीपी रहेगी, नॉमिनल जीडीपी। ये वाली जीडीपी ज्यादा कंपैरिजन के लिए बेटर नहीं है, समझे। ये जीडीपी बेटर किसके लिए, जब आपको वेलफेयर चेक करना हो, लोगों की भलाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। और वो कब पता चलेगा, ये पता चलता है पुराने प्राइस से, क्योंकि पुराने प्राइसेस जल्दी से चेंज नहीं होते। इस साल का प्राइस तो गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर सकती है, पुराने में जो प्राइस था, पिछले साल जो प्राइस था वो अब थोड़ी ना चेंज हो सकते हैं। इसलिए ये बेटर होती है, गुड होती है, अच्छी होती है, किसके लिए, वेलफेयर के कंपैरिजन के लिए। इसलिए अगर कंपैरिजन करना हो वेलफेयर, किस देश की तरक्की अच्छी तरीके से हो रही है, ज्यादा बेटर कर रहा है, तो क्या कंपैरिजन करना चाहिए, रियल जीडीपी को। लेकिन वहीं पे किसी देश में अगर चेक करना है कि क्या बोलते हैं, कौन देश जीडीपी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी देख लो, समझे। आप चला कर रहोगे तो टैक्स लगा के अपनी जीडीपी को ज्यादा भी दिखा सकते हो। जैसे हमारी इकोनॉमी मोदी जी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों के पास, किसी के पास पैसा नहीं आ रहा, बस देश की जीडीपी बढ़ती जा रही है। कैसे, टैक्स लगाओ, प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ेंगे तो अपने आप ही डिमांड क्या हो जाएगी, मतलब अपने आप ही देश की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझे। चलो वापस चलते हैं। मैंने बताया था लेस्पियर मेथड था, ये वाला फॉर्मूला लगा था प्राइस इंडेक्स का। अब अगर आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला करना है, और ये वाले फॉर्मूले में उस फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखो ऊपर क्या लिखा है, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0, ये वही फॉर्मूला है। नीचे क्या लिखा है, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, P0 Q0, ये देखो ये वही फॉर्मूला है, समझे, मल्टीप्लाई में 100। यही है जीडीपी रिफ्लेटर, यही है प्राइस इंडेक्स, यही है करता धरता। यही एग्जाम में आएगा, बोलेगा प्राइस इंडेक्स निकालो, और आपको वैल्यूज दे देगा और आपको निकालनी पड़ेंगी इसी तरीके से। जैसे कि बोलेगा एक प्रोडक्ट है ए, एक प्रोडक्ट है बी, 2010 में इसका प्राइस था 10 रुपए, इसका प्राइस था 20 रुपए। सिंपल जी। 2020 की बात है, अब इसका प्राइस हो चुका है 20 रुपए, इसका प्राइस हो चुका है 40 रुपए। ठीक है जी। बात करते हैं क्वांटिटी की। ये बात किसकी थी, प्राइस की। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। 2010 में इसकी क्वांटिटी थी 10, लेकिन 2020 में इसकी क्वांटिटी अभी भी कितनी है, 10। क्या रहा है, बताओ, देश में महंगाई हो गई या फिर मंदी हो गई। अब महंगाई हो गई तो कितनी, मंदी हो गई तो कितनी, कैसे करें, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना चालू करेंगे। सिग्मा P1 Q0, इससे क्या निकल के आएगा, नॉमिनल जीडीपी। निकाल लेते हैं एक बार। P1 कौन सा है, देखो P1 ये है नया प्राइस, और Q0 पुरानी क्वांटिटी, ये रही। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 200, 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 400, और दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 600। तो इसका टोटल कितना आ गया, 600। अब रियल जीडीपी निकाल लेते हैं। रियल जीडीपी कैसे निकलती है, P0 Q0, तो ये रहा पुराना प्राइस, ये रही पुरानी क्वांटिटी, मल्टीप्लाई कर लो। 10 गुणा में 10 कितना हो गया, 100। 20 गुणा में 10 कितना हो गया, 200। टोटल किया तो कितना आ गया, 300। अब बस किसी फॉर्मूले में पुट कर दो, इसमें चाहे उसमें। तो डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, नॉमिनल बटे में रियल गुणा में 100, बस
डी बराबर कितना आ गया, नॉमिनल की वैल्यू कितनी है 600, ये लिखा ना, रियल की वैल्यू 300, मल्टीप्लाई में 100, यानी कि इससे कट गया 2 आ गया, यानी कि कितना आ गया 200%, यानी महंगाई कितनी हो चुकी है 200%। समझे मतलब क्या है, नॉर्मल प्राइस जो होता है वो होता है 100%। अगर कोई भी चीज 100% से ऊपर है तो उसको बोलते हैं महंगी, और 100% से नीचे है तो उसको बोलते हैं सस्ती यानी मंदी। समझे, अगर ये प्राइस होता मतलब डिफ्लेटर आता है 110 तो हम बोलते हैं महंगाई हो चुकी है। कितनी महंगाई हो चुकी है 10% बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे देखो क्या है 200 मतलब महंगाई हो चुकी है 100% से ज्यादा है। और कितनी महंगाई हो चुकी है 100% से कितना ज्यादा है 100 रुपए ज्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस 100% बढ़ चुका है। समझे, यानी कि प्राइस डबल हो चुका है, 200 हो चुका है, होना चाहिए नॉर्मल 100%, हो चुका है कितना 200%, यानी महंगाई हो चुकी है। समझे, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैलकुलेट करने का मेजर, इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। कई बार एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। होप करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लोगे तो फिर आपके एग्जाम्स में नंबर भी अच्छे आएंगे। जब ये प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी तो 1-2 क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। ठीक है जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो भाई मेरे को भेज भी देना। सिंपल जी, ये नंबर दे रखा है ना, इसी नंबर पे भेज देना, हाँ हो सकता है कि सॉल्व भी करवा दें आपको। सिंपल जी, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। और अगर आपको कोई भी डाउट्स रह गया तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां पे कोई भी डाउट्स होंगे वो कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। चालू करते हैं, और लास्ट मतलब चालू नहीं खत्म करते हैं, ठीक है जी। और जाने से पहले एक छोटी सी बात, क्या कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। बस कांटेक्ट करना इस नंबर पे 8059639586, नंबर ये डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा, आप जाके वहां से भी देख सकते हो। और बस खत्म। तो जाते जाते एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगन से थैंक यू आपको। ठीक है जी, छोटे छोटे बालों से भी थैंक यू आपको। और अगर आपने पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम तक कर दियो, बाद में कोई आपत्ति नहीं आ रही, हम भी यही हैं आप भी यही हो। मिलते हैं आपके एग्जाम्स के बाद, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन। टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना। बाय बाय।